अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम बिला तकल्लुफ में। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, सबसे पहले उसका खुलासा आपके सामने रख देते हैं। कराची वालों का एक बहुत बड़ा मसला कि बिजली नहीं मिलती, लेकिन बिल्स इतने मिलते हैं कि वो भरने मुश्किल हो जाते हैं। हम इस पर बात करेंगे कि इसके पीछे असल वजह है क्या। कुछ मुख्तसर सा बताती चलूँ कि सुई सदर्न गैस लिमिटेड और कैप्री पावर प्लांट की मिली भगत से कराची वालों को बिजली पर यूनिट 55 रुपए के हिसाब से मिल रही है, जबकि ये 28 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है, प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और के इलेक्ट्रिक को की पहली तरजीह क्या थी और किन बेसिस पर ये तरजीहात सेट की गई थी, और लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक को डोमेस्टिक गैस नहीं दी जा रही, लेकिन RLNG दी जा रही है, जिसकी वजह से बिजली का जो यूनिट है वो 7 रुपए में बनता है, लेकिन वो 42 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही है। इसका सारा खुमियाजा, इस साजिश का, इस मिली भगत के पीछे कौन कौन से अनासर हैं, कराची के अवाम भुगत रहे हैं और इसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि जुडिशरी स्टेट कैप्चर का शिकार है। ऐसा क्यों है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल साबिक चीफ जस्टिस नसीम अजहर शाह का इकबाली बयान है। कहा जाता है कि साकिब निसार ने पाकिस्तान की जुडिशरी के वकार को बहुत कम कर दिया, और इसकी माजी में बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाए तो एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। इस्लामाबाद में ट्विन टावर, हयात टावर को, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया, लेकिन साकिब निसार ने इस हुक्म के बावजूद उसे रेगुलराइज कर दिया। इसके पीछे क्या वजह थी और इसका नुकसान क्या हुआ और अब तक क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। जबकि इसके बरक्स अगर हम मिसालें देख लें इंडिया और बांग्लादेश से, तो वहाँ पर 20 मंजिला भी जो ज़्यादा इमारतें हैं इस टावर से, उनको गिरा दिया गया। इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के रूहे रवां सैयद आदिल गिनानी साहब, साबिक सफीर और दानिश्वर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर, कराची वालों का बहुत बड़ा मसला है, बिल्स इतने आते हैं, वो कहते हैं बिजली मिलती नहीं है लेकिन बिल्स आ जाते हैं। साजिश का इंकिशाफ आज आप करेंगे, कहिएगा कि क्या वजह है। आरिफ नकवी की अब्राज कंपनी कराची वालों पर ये जुल्म क्यों कर रही है? 28 रुपए पर यूनिट, लेकिन 55 रुपए पर यूनिट में बिजली मिल रही है। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि ये बिजली का बिल सामने आप देख रहे हैं, ये बिल को ज़रा रोक दें। ये बिल जो है 600 यूनिट का बिल है जो अगस्त में आया है, और इसके बिल की जो कीमत है वो पे करनी है 33,757 रुपये। तो ये 55 रुपये 70 पैसे का बनता है। ये मेरे अपने घर का बिल है। सही, ठीक है। और इस बिजली को 55 रुपये 70 पैसे जो आज महंगी हुई है, एक साल पहले इसी महीने में अगस्त में जो बिल मैंने पे किया था, वो पे किया था, उस पे उस वक्त 22 रुपये 80 पैसे बिजली थी। एक साल पहले अगस्त में जो महंगाई हुई है आज, वो महंगाई हुई है, कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर की तेल की कीमत बढ़ गई, और डॉलर जो है वो, रुपया जो है वो महंगा हो गया है। डॉलर महंगा हो गया रुपये के हिसाब से। मगर आप अगर देखें कि अगस्त 2021 के अंदर तेल की कीमत जो थी वो $80 पर बैरल थी, आज $90 है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। रुपया जो है वो 178 रुपीज़ पर डॉलर था, आज जो है वो 210 रुपये का है। तो ये 15% का फ़र्क पड़ा है। तो अगर 22 रुपये उस वक्त बिजली का खर्चा आ रहा था, तो आज 15% बढ़ा लें तो 15 कुछ तकरीबन 25-26 रुपये आएगा। ये 55 रुपये, ये खराबी कहाँ है? ये है रिश्वत। इसको जो है लीगलाइज रिश्वत है। सेठों ने सुई सॉलर के साथ मिलके ये साजिश की है कराची के अवाम के साथ, और जो उनका कराची के अवाम का हक जो गवर्नमेंट ने दिया था कि अंडर दी 2018 की पॉलिसी में कि जो प्रायोरिटी है गैस की, अच्छा गैस की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, तो सुई सॉलर गैस लिमिटेड के पास तकरीबन 1200 MMCF गैस नेचुरल गैस है, बाकी वो LNG इंपोर्ट करते हैं, RLNG। तो इसकी जो गैस है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो के इलेक्ट्रिक है, उसको अंडर द एग्रीमेंट 100 MMCF हर महीने देनी है इनको, और वो देनी है प्रायोरिटी के हिसाब से। पहली प्रायोरिटी जो है वो है उसकी डोमेस्टिक की और दुकानों की,
कमर्शियल की। दूसरी प्रायोरिटी जो है वो है बिजली घरों की। तो बिजली घर जो यहाँ पर हैं वो 5-6 बिजली घर हैं। एक के इलेक्ट्रिक है बहुत बड़ा, उसके बाद जो है वो आप चले जाएं तो एक नूरियाबाद के अंदर बिजली घर है, फिर ये प्राइवेट बिजली घर हैं सारे वो गैस के। तो इनको जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है, और गैस का रेट जो है वो उसके लिए 850 रुपये पर MMCF है, 857 रुपये। थर्ड प्रायोरिटी जो है वो जाके कैप्टिव पावर प्लांट की आती है कि जो कारखाने उन्होंने अपने लिए बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट लगाए हैं, वो मोस्टली टेक्सटाइल मिले हैं और सीमेंट प्लांट हैं, तो ये सारे के सारे सेठों के हैं। तो उनके यहाँ जो है वो बिजली अपने इस्तेमाल के लिए तो गैस उनको दी जाएगी, और वो भी थर्ड प्रायोरिटी है। जो प्रायोरिटी फिक्स की थी उसके हिसाब से बिजली मिलती थी 2021 तक सुई गैस को, सुई गैस की बिजली के इलेक्ट्रिक को। मगर अक्टूबर 2021 में सुई गैस की टीम ने PTI की हुकूमत में पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो अपने तौर पे ही जो है वो ख़त्म कर दिया, और बिजली की प्रायोरिटी जो सेकंड है उसको उन्होंने बंद कर दिया गैस देना। यानी गैस, अच्छा गैस जो है ना वो एक ही पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के अंदर नेचुरल गैस डाल दो अपनी पाकिस्तान की जो है लोकल, या इम्पोर्टेड गैस डाल दो, गैस वही है। सही, गैस उनको हर एक को वो मिल रही है, मगर उसका उन्होंने कह दिया कि ये इम्पोर्टेड गैस दे रहे हैं हम, और इसकी हम आपसे 1850 रुपये चार्ज करेंगे। सही। जबकि कैप्टिव पावर प्लांट जो है उसको नहीं देनी थी, उसको दे दी। अब उसमें कैप्टिव पावर प्लांट के टोटल प्रोड्यूसर जो हैं वो 50-60 आदमी हैं, सेठ 50 सेठ, वो कराची की 2.5 करोड़ आबादी के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। सुई गैस ने कर दिया उनको, और ये गैस उनको जो है जो उनका हक नहीं बनता था, जो कराची वालों का हक बनता था, अगर के इलेक्ट्रिक उसके हिसाब से बनाती, अगर सब बनाते। आदिल साहब, ऐसा क्यों है? ये चंद लोग मिलकर कराची के अवाम पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? ये जो है माफिया है, और ये माफिया जो है ये PTI की हुकूमत के अंदर ये हुआ है। ये अक्टूबर 2021 में PTI की हुकूमत थी, और उसकी हुकूमत में सेठों ने ये किया है। वही सेठ जो है आज नून लीग की हुकूमत को, ये इसकी जो कोलिशन गवर्नमेंट की हुकूमत है, ये अप्रैल में आई थी, कोई 5 महीने हो रहे हैं, इसको उन्होंने चेंज नहीं होने दिया। क्योंकि ये जो माफिया है, ये माफिया जो है ये ATM कहलाता है, और ये ATM जो है ये इनको जो है फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये इनके खैराती इदारों को फंड करते हैं, इनके इलेक्शन कैंपेन को फंड करते हैं, इनके डोनर्स हैं ये। और वो यानी आप सोचें कि 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए के डोनेशन देते हैं और 20 अरब रुपए का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अंदर जो है, यानी आप ये सोचेंगे कि सुई गैस की जो सुई सॉल्वेंट गैस की जो कैपेसिटी है तकरीबन उनकी 1200 MMCF जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और बांटते हैं कराची में। आप ये सोचें कि इसकी जो सुई सॉल्वेंट गैस की अपनी कमज़ोरी है, या वो बदमाशी कर रहे हैं, ये कोई चेक नहीं करता, ये गवर्नमेंट चेक नहीं करती, ना पिछली गवर्नमेंट ना आज की गवर्नमेंट। इनका जो है वो 1000 MMCF पे 230 जो है इनकी जो है वो गैस जो है वो चोरी हो जाती है। तो ये 20% जो है UFG है। ये कहाँ दुनिया में कहीं नहीं होता। 2014 में ये UFG जो था वो तकरीबन 5% से 8% कर दिया गया था, और नैब ने केस कर दिया था बहुत बड़ा। ये 20% का अलग ही सुई सॉल्वेंट गैस तो करप्शन का, यानी इसके अंदर अगर निकलेंगी रिपोर्टें तो पता चलेगा कि ये 20% लीकेज नहीं है, ये शायद किसी को दे रहे हैं और पैसा अलग से ले रहे हैं। ठीक, लेकिन सर, हुकूमत क्यों ब्लैकमेल हो रही है? मौजूदा और पिछली हुकूमत क्यों ये सब करती रही? इन इक़दामात की तस्हीह क्यों नहीं हो रही? ये सवाल है। लेकिन आप इजाज़त दें, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब सैयद आदिल गिलानी साहब देंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे कि कराची के अवाम का ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हल होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा। पिछली हुकूमत ने जो किया वो तो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत क्यों इन इक़दामात को ठीक नहीं कर रही? सर कहिएगा। देखिए,
ये हुकूमत जो है, सारी हुकूमतें, इनके जो है कोई ना कोई इनके पीछे सपोर्टर होते हैं जो इनको फंड करते हैं इलेक्शन लड़ने के। इलेक्शन लड़ना जो है वो कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। एक इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में जैसे कहते हैं 20-20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं ख़रीदने के लिए एक एक वोट को, तो 70-80 करोड़ रुपए का खर्चा वहाँ चाहिए। तो जब नेशनल इलेक्शन होते हैं तो ये बैनर लगाना ही कहना करोड़ों रुपए खर्च है, तो वो करोड़ों रुपए पॉलिटिशियन को ये बिजनेसमैन देता है। ये मैं नाम नहीं लूँगा, सारे बिजनेसमैन देते हैं और वो सब इलीगल है। FBI को इसको चेक करना चाहिए और गवर्नमेंट रोक नहीं रही है इसको, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो ये खेल रहे हैं, गवर्नमेंट इन्हीं के हाथ में जो कि इनके जो है बिजनेसमैन हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं सो कॉल्ड, जो कि इंडस्ट्री चलाते हैं सो कॉल्ड, जिसपे के अंदर कि आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अगर हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, एक फैसिलिटी इसके अंदर यही है कि आप देखें कि ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है गैस की, वो ये है कि RLNG दी जाएगी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को $9 पर MMCF पे, वो 1850 में। मगर पंजाब में जो है वो दे जा रही है। सिंध के अंदर इंडस्ट्री जो है वो 850 रुपये ले रही है। ये तजाद क्यों? ये तजाद, ये पैसा खा रहे हैं, इनका फ़ायदा हो रहा है। यानी सिंध के जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के नाम पे खा रहे हैं, गैस सस्ती ले रहे हैं, बिजली सस्ती ले रहे हैं। ये जो हमें 52 रुपए का हमें रेट पड़ता है, इनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 10 रुपये भी नहीं पड़ रहा, 6 रुपये पड़ रहा है। सही। ये इनकम टैक्स नहीं देते। $32 बिलियन की एक्सपोर्ट है। $32 बिलियन पे अगर आप लगा दें, कोई रुपए 200 रुपये से भी लगा दें, तो ये हो जाता है कोई 60 अरब रुपए, कितने हैं। तो उस पर अगर इनकम टैक्स 10% भी लगाएं तो 6000 अरब रुपए जो है वो इनकम टैक्स इनको माफ़ है। तो ये सारा का सारा जो फ्रॉड है। अब आप ये देखें चार्ट है, ये बिजली महंगी कैसे हो रही है। ये चार्ट जो है ये के इलेक्ट्रिक का जो है ये 2000 मंथली फ्यूल कॉस्ट एनालिसिस है। आप इनके लिखा हुआ है कि जून 2022 और जुलाई 2022 का ये करंट है, जिसके हिसाब से आपको बिल अभी अगस्त में आए हैं। जी। इसमें जो इनकी गैस इनकी जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इनके यूनिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट इन्होंने बताए हुए हैं। तो BPS, BQPS1, BQPS2, KGTPS और SGC। तो इसके अंदर आप देखें कि जून में इन्होंने इसको कोई गैस जो है वो दी है, वो 0 दी है नेचुरल गैस, और सब RLNG दी है इनको। RLNG जो कि 1850 रुपये की है। जुलाई में 10 MMCF दी है। इनका जो चार्ट में आप देखेंगे तो इनका जो है ये BPS1 जो है, जो इंडिजिनस गैस से इसका रेट आया है प्रोडक्शन का 7.2 रुपीज़ पर यूनिट, और RLNG से जिसका रेट आया है वो आया है 42 रुपीज़ पर यूनिट। जब 42 रुपीज़, अच्छा के इलेक्ट्रिक का जो है वो निज़ाम ये है कि ये जब 2005 में प्राइवेटाइज हुआ था तो इनके ये कंडीशन थी कि ये पूरी बिजली अपनी बनाएंगे, और उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी 2000 मेगावाट की थी शायद, और इनके पास 1500 की थी कि ये विद इन 3 ईयर जो है वो कर लेंगे। बाद में भेज दिया, RF लक्ष्मी ने खरीद दिया ये। इनको उस वक्त गारंटीड था कि गैस भी दी जाएगी 100 MMC नेचुरल गैस। इनको ये गारंटी थी कि 5 साल के लिए जो है वो गवर्नमेंट अपने नेशनल ग्रिड से 500 मेगावाट बिजली देगी, ताकि शॉर्टेज पे ये पूरी कर ले 4-5 साल में। आज 1000 मेगावाट दे रहे हैं इनको। के इलेक्ट्रिक की बदमाशी ये है, यानी इसमें इसका ताल्लुक नहीं है नेचुरल गैस इसको नहीं मिल रही, मगर इसके फ़ायदे और इसका उठा रहा है ये। इसको जब RLNG के रेट पे बना रहा है तो इसके जो पावर प्लांट हैं इनकी एफिशिएंसी आप इससे अंदाज़ा कर लें कि बलोगी पावर प्लांट जो शहबाज शरीफ ने लगाया था वो 70 MMCF उसको गैस दे रहे हैं, 70 MMCF, और वो 1200 मेगावाट बिजली बनाता है। के इलेक्ट्रिक की टोटल 2500 मेगावाट प्रोडक्शन नहीं है बल्कि वो सेल है, जिसके अंदर के वो 1000 मेगावाट तो गवर्नमेंट दे रही है उसको।
खुद इनकी जो है 700-800 मेगावाट बनाते हैं, कुछ प्राइवेट खरीद रहे हैं ये कोहिनूर से, इनसे हर एक से। तो इनकी जो है वो वेटेड एवरेज जो है, जो गवर्नमेंट का जो है आता है वो 40% जो है वो नेचुरल ग्रिड का है, वो रेट हो जाता है जो फेडरल गवर्नमेंट मुआवजा देती है, और LNG और बाकी जो है 20% इनकी अपने जो प्रोडक्शन होती हैं, और बाकी जो है इनकी ये जो देते हैं अपने LNG से जो गैस से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, तो ये 40% है ये। सही। तो ये 42 रुपीज़ जो है 40% के हिसाब से इनका वेटेड एवरेज जो है ये 52 रुपीज़ 55 रुपीज़ की जगह जो है ये 26 रुपीज़ पर यूनिट पड़ेगा। इसको देख क्यों कोई नहीं रहा, इसको नेपरा क्यों नहीं देखती? अभी तो इसकी एफिशिएंसी का देखें कि इनकी जो मैंने बताया बलोकी की एफिशिएंसी ये है कि इनको अगर 100, उसकी एफिशिएंसी है कि 1200 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है वो 70 MMCF पे। अगर इनको 100 MMCF दे दें तो इनको एफिशिएंसी, ये प्राइवेट सेक्टर है, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर है, इनको फिर वो 1200 की जगह तकरीबन 1800 ये प्रोड्यूस करेंगे इससे, तो गवर्नमेंट को अपनी देनी नहीं पड़ेगी और सस्ती 7 रुपये में पड़ेगी। ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अपने इनके TI पाकिस्तान ने 2010-11 में इनके खिलाफ शिकायत की थी SCCP ने कि ये टैरिफ जो है हर महीने जो है अपना खर्चा बताते हैं कि हमारा ये गैस का खर्चा हुआ है, ये LNG का हुआ है, ये फ्यूल का हुआ है, ये तनख्वाहें हैं, ये रिप्लेसमेंट है, ये डोनेशन दिया है, ये जो डोनेशन दिया गया PTI को जो निकला है वो सारा है, टिकट इलेक्ट्रिक को चार्ज वो हमने पे किया है, वो इनके टैरिफ में नेपरा जो है चेक करके और 18% प्रॉफिट देता है, दैट इज गारंटीड। तो अगर इनका खर्चा होता है 50 करोड़ रुपए तो ये 100 करोड़ शो करते हैं। सही। और 18% यानी 100 करोड़ रुपए तकरीबन 50 पे 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, अगर अरबों रुपए में इनका ये हो रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं। वो ऑडिट किया था SCCP ने, उसको पकड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया पकड़ो, ये हाई कोर्ट में चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2011 से लेके आज 2022 कोई नहीं आया, वो स्टे ऑर्डर नहीं हटा, इतने स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें के इलेक्ट्रिक का अपना जो है वो अगले प्रोग्राम में बताएंगे। यानी अगर हम इस पे, अगर हम ये कहें कि अगर इस पर सही समत में काम हो जाए तो कराची के अवाम को इस महंगाई से छुटकारा, कराची के अवाम को, हुकूमत को फायदा होगा, हुकूमत की महंगाई कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि ये महंगाई का शोर जो है ये कितने आसान से सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिजनेसमैन जो है कमाता है, कमाई पे इनकम टैक्स देता है, ठीक है ना, ये क्यों नहीं देते एक्सपोर्टर? मैंने आपको बताया कि अगर 31 अरब की एक्सपोर्ट पे हम टैक्स लगा दें और 10% भी टैक्स, हालांकि टैक्स जो है वो 15-20% आता है, 10% में तो हमारा जो रेवेन्यू है वो डबल हो जाएगा FBR का, वो 6000 की जगह 12000 अरब हो जाएगा। टैक्स जो GDP रेशो जो है वो 9 से जो 18 हो जाएगा। ठीक। टर्की के अंदर 37 है टैक्स GDP। तो ये सारा का सारा ये हुकूमत जो है ये मजबूर ये होती है कि इसके इनके साथ जो है ये सारे बिजनेसमैन जो है ये इनके माफिया है ये, और इस माफिया को इनकी आप देखें ना, मतलब ये कि आधी आवाम जो है टैक्स जो देती है वो आप हम दे रहे हैं और ये बिजनेस में तो दे ही नहीं रहा। इनके लिए टैक्स इसकी एमनेस्टी आ जाती है, बिल्डर्स के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ जाती है। एक बिजनेसमैन है कराची का बहुत बड़ा जो बिजली घर का भी मालिक है, उसने 2008 में 1.2 बिलियन डॉलर ब्लैक मनी डिक्लेयर की थी। 1.2 बिलियन डॉलर आज के हिसाब से बन जाता है 250 अरब रुपए। वो कहाँ रखा उसने, कहाँ से कमाया? ये एक है, यहाँ पे तो कराची में तो हजारों हैं। सही। ये सारा का सारा जो मुल्क के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत थी वो भी मजबूर थे इनके हाथों में, ये हुकूमत है ये भी मजबूर है। ये तो कोलिशन है 11 पार्टियों का, हर पार्टी का अपना अपना ATM है, हर पार्टी का अपना अपना। तो ये जब तक के ये रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा हर एक पे। अच्छा, गैस की सप्लाई का जो है एक्सपोर्ट का, मतलब पेरेंटली देखें ना, पंजाब का एक्सपोर्टर जो है वो क्या पाकिस्तानी एक्सपोर्टर नहीं है? वो तो 1900 रुपए दे रहे हैं। 1900। सिंध का एक्सपोर्टर क्यों 800 दे रहे हैं? बिल्कुल। ये फायदा किसको दे रहे हैं? उनको फायदा दे रहे हैं ना, सारा प्रॉफिट उनको जा रहा है। हमें फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज पे मगर आप ये देखें कि इनके इन बिजनेसमैनों के अकाउंट निकाले तो इनके बाहर अरबों डॉलर पड़े हुए हैं। ठीक। तो
एक ब्रेक का कहा जा रहा है आदिल साहब। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। आदिल गिलानी साहब, अभी कल शहबाज शरीफ जब खिताब कर रहे थे सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली के अरकान से, तो उन्होंने एक रिलीफ तो दिया, आवाम के लिए अनाउंस किया। उन्होंने 300 यूनिट पर FSC मुआफ़ कर दिया है, लेकिन इससे गवर्नमेंट 30 अरब अपनी जेब से अदा करेगी। सारिफीन को कितना रिलीफ मिलेगा? इस पैकेज को कैसे देखते हैं आप? सारिफीन को तो डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा और तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये का सालाना उनको रिलीफ होगा, मगर वो रिलीफ सारिफीन को मिलेगा और बजट के अंदर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वो सारिफ ने टैक्स देना है, फिर सारिफ ने टैक्स देना है, पानी, बिजली, गैस हर एक का। वो अल्टीमेटली उनके ऊपर ही आएगा। तनख्वाहें बढ़ेंगी तो खर्चे बढ़ेंगे सारे, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसका इनको चाहिए ये कि ये बिजली के ऊपर जो है वो नेचुरल गैस जो है वो पाकिस्तान की उसको इस्तेमाल करें। सही, क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो वो RLNG के ऊपर वो दे रहे हैं ना 1950 रुपये एक्सपोर्टर, सिंध में भी कर दें तो वो सारा का सारा इसके हिसाब से अगर पाकिस्तान में 3 प्लांट बनाए शहबाज शरीफ ने RLNG के, जो कि 12-12 के 3600 मेगावाट बनाते हैं सिंध के, वो 10,000 मेगावाट इस पर गैस पे बनेगी हमारी। और टोटल हमारी जो इस वक्त गैस है वो अगर 1000 MMCF है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 400 MMCF जाएगी, बाकी 600 डोमेस्टिक में आ जाएगी। बिजली का रेट जो है वो आधा हो जाएगा। सही, और ये बहुत बड़ा रिलीफ और आधा हो जाने का मतलब ये है कि ये रिलीफ जो है वो इससे बहुत ज़्यादा जो शहबाज शरीफ ने दिया है। सही, तो ये चीज़ें तो ये एक आसान सा सोल्यूशन है। इस पर आसान सोल्यूशन है, मगर करना नहीं चाहते ना ये, क्योंकि वो बिजनेसमैन तो मसला हल हो जाएगा ना आदिल साहब, अगर कर दिया तो फिर मसला हल हो जाएगा। अभी मसला हल होना होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमने जैसे अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि जुडिशरी स्टेट कैप्चर का शिकार है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आदिल साहब, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद क्यों नहीं है? और ये भी कहिएगा कि साबिक चीफ जस्टिस नसीम अजहर शाह ने क्या इकबाली बयान दिया था? देखिए, जो है आप सुन लें क्या है। ये नसीम अजहर शाह चीफ जस्टिस थे। नौकरियों को जज साहबान जो है वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दे और इंसाफ करते रहे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए, क्योंकि शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और इस अदारे के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया और मेरी जगह कोई नफ्सू ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फौज ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें कुछ थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए। जी सर, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के थे। इन्होंने ये बयान दिया था जब भुट्टो को फांसी की सजा दी थी। इन्होंने कहा मैंने गलत किया, ये प्रेशर पे किया है। ये अकबाली बयान है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर स्टेट कैप्चर थी। और ये आज से तकरीबन ये बात है 20 साल 25 साल पुरानी। तो ये स्टेट कैप्चर की वजह से पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा है। उस वक्त से चलते हुए आज जो इनका जो चीफ जस्टिस पिछला 2-3 साल पहले रिटायर हुए हैं, आसिफ सईद खोसा, वो इनके दामाद थे, हैं दामाद थे क्या। उन्होंने जो हशर किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, टोटल फ्रॉड फैसले आए हैं उनके ज़माने के। सही। इसके बाद अब आप देखें कि चलता चला जा रहा है। आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या कोई मजिस्ट्रेट है, वो काम ही नहीं कर रहे। हर एक को अपनी नौकरी की फिक्र है कि अगर मैं आज एक्शन लूंगा नवाज शरीफ के खिलाफ तो कल नवाज शरीफ आके मुझे बदला लेगा। कल आज मैं एक्शन लूंगा जरदारी के खिलाफ तो मेरे खिलाफ आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, MQM, किसी पे करप्शन का एक केस आज तक प्रूव ही नहीं हुआ है, कन्विक्ट ही नहीं हुए। ये लोग नहीं करना चाहते। बिल्कुल, ये स्टेट कैप्चर है। आज जो है इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, कोई जज वो अपनी नौकरी देख रहा है, वो अपने देख रहा है कि मैंने जिंदा रहना है नहीं रहना है। तो मतलब ये स्टेट कैप्चर की वजह से अब इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ कि
पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम और इंडिया का जुडिशल सिस्टम और बांग्लादेश का। अब आप देखें कि ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हयात एजेंसी को, ये आप देखें इंडिया के अंदर बिल्डिंग गिराई जा रही है, 44 स्टोरी की बिल्डिंग है ये, 9 साल केस चला सुप्रीम कोर्ट के, ये पिछले महीने गिरी है, ये गिराई गई है। पाकिस्तान में जो हयात एजेंसी टावर है वो टावर जो है वो इलीगल बना था, वो सिक्योरिटी रिस्क था, वो नक्शे के खिलाफ था, उसको सीडीए ने कैंसिल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, असर अमीनुल्लाह साहब उसके चीफ थे, उन्होंने उसको कैंसिल किया। उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े जजेस शामिल थे जिनके अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल थे। उसमें जो नाम लूँगा नहीं लूँगा हर एक को पता है कौन कौन थे। और उसके अंदर जो वकील साहब, जिसने, एक चीज़ ये है कि वकील और जुडिशरी, लोग कहते हैं ना कि जज कर लें, वो वकील के साथ जज जो है वो मुतल्लिक होते हैं। एक वकील है, उनका नाम है अली ज़फ़र बैरिस्टर। आप देखेंगे हर करप्शन के केस में, हर बड़े बड़े केसेस के अंदर वो मुल्ज़िमों का वकील है और वो छूट मिल जाती है उसको, उसकी वजह से छूट मिल जाती है। इसके अंदर भी वकील जो है अपोजिशन पार्टी का जो है अली ज़फ़र था, वो चले गए, इमरान खान साहब का ये अपार्टमेंट था इसमें, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, पिटीशन फाइल कर दी। साकिब निसार साहब ने उनके कहने पे इसको, केस को जो है वो सुना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला रिवर्स करार दे दिया। एक इलीगल को लीगल कैसे कर सकते हैं ये उन्होंने कर दिया। मैं आपको बताऊं ना कि एक गैर कानूनी चीज़ है, कानून के हिसाब से जो है वो एक लेडी डॉक्टर के पोस्ट पे मेल डॉक्टरों को नहीं अपॉइंट कर सकते, बिल्कुल वो गैर कानूनी है। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहिए कर सकती है। कराची की शारा फैसल की मेन रोड है, उसके अंदर सेंटर में एक बिल्डिंग बना दी, खैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि उसको कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस किए साकिब निसार साहब ने और इसके साथ। लेकिन आतिल किलानी साहब, ये इस तरह के गैर कानूनी जब इकदाम हो जाते हैं, अभी जैसे अभी हयात टावर की बात कर रहे हैं, इसके बाद फिर हमने देखा कि पिंडोरा बॉक्स खुला और बहुत सारी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम्स जो आ रही थी उन्हें भी अप्रूवल मिल गए। यही चीफ जस्टिस साकिब निसार, इन्होंने जो है बहरिया टाउन कराची को, जिसके अंदर के 5,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है और उसका नैब का केस जो है फाइल हो गया था, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, उसको साकिब निसार साहब ने बनाई बेंच और वो लगा लिए 2-3 जज और उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया 460 अरब। वो 460 अरब भी नहीं मिले, उसके अलग केसेस चल रहे हैं। उन्होंने इमरान खान का जो घर था वो इलीगल था, उसको रेगुलराइज कर उसको सीडीए ने नोटिस दिया तोड़ने का। बनी गाला का मैं आपको बताऊं कि वो सब जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया था और उस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ साकिब निसार की वजह से, इमरान खान की वजह से वो प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म की गई और फाइन करके वो उसको रेगुलराइज किया गया। सही। तो इस बिल्डिंग का तो जब हुआ तो इस बिल्डिंग के अंदर जो बेंच बना था उसमें साकिब निसार साहब के साथ एजाज हसन थे, जो है एजाजुल हसन साहब जो हैं वो उनके बॉस से नासिर मुल्क चीफ जस्टिस, उनका अपार्टमेंट था इसके अंदर। एजाजुल हसन साहब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आते थे कि जो ये ठेकेदार था बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके वो वकील थे जब उसने बिल्डिंग पास कराई थी ये, तो कम उसमें स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कानून के हिसाब से उनको नहीं होना चाहिए था। सही। मगर ये कर दिया। इसकी जगह इंडिया के अंदर जो है आप देखें, बांग्लादेश के अंदर देखें, वहाँ पे एक बिल्डिंग तो क्या वहाँ पर पाकिस्तान के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, कानून की लॉ की हुक्मरानी है, आप समझते हैं? ये वजह है कि पाकिस्तान की लॉ की हुक्मरानी जो है वो कम है, बांग्लादेश की ज़्यादा है, इंडिया की उससे ज़्यादा है। इसलिए पाकिस्तान का रुपया जो है वो 210 रुपये का है, इंडिया का रुपया जो है वो इस वक्त 70-80 रुपये का है, बांग्लादेश का 100 रुपये का डॉलर है। सर ये एक ही मुल्क था ना, ये हमारे मुल्क के अंदर करप्शन में करप्ट लोगों ने खराब नहीं किया मुल्क को। करप्शन को कौन ख़त्म करेगा? नैब नहीं ख़त्म कर सकता, FIA नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोर्ट ख़त्म कर सकता है। कोर्ट अगर जब तक के वो ईमानदार नहीं हो, कोर्ट जब तक के स्टेट कैप्चर में नहीं हो, कोर्ट जब तक के अपना काम नहीं करे, जुडिशरी काम नहीं करे,
तो मुल्क जो है वो नहीं चलते। यही है हमारे पाकिस्तान के साथ जो मुसीबत है, वो जुडिशरी की है, स्टेट कैप्चर की है। और स्टेट कैप्चर में सब शामिल हैं, सारी हुकूमतें शामिल हैं, नून लीग की हुकूमत, पीपल पार्टी की हुकूमत, PTI की हुकूमत, माशाल्लाह की हुकूमत है। नसीब हसन साहब ने क्या कहा, यही कहा ना कि अपनी नौकरी बचाने के लिए आर्मी की बातें सुन के एक दो फैसले कर, अरे एक दो फैसले मुल्क की बेड़ा गर्क हो गया इसी वजह से। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4 माशाल्लाह जो है वो रेगुलराइज किए थे, सब इलीगल थे। सही, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप अगर कोई भी आर्मी का अफसर जो है वो ओथ लेता है कि मैं सियासी उसमें मुदाखलत नहीं करूँगा, मगर जुडिशरी जब तक के ईमानदार नहीं होगी, जब तक कि ये पाकिस्तान में कानून जो है वो अमीर के लिए और खसूसी कानून बड़ों लोगों के लिए, इमरान खान के लिए एक और होगा और मेरे आपके लिए एक और होगा, तो इस मुल्क में करप्शन बढ़ती जाएगी और मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सैयद आदिल गिलानी साहब, आपने अपना वक्त दिया, तज्जिया दिया और इन तमाम अहम इश्यूज़ पर बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।